हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो आपके बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर में साइंस का दिया गया था। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बोला था सर कि कम से कम सबका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो ठीक है, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज मैं आपको फिजिक्स का जो सवाल दिया था 2 नंबर वाला और 6 नंबर वाला, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था और एक था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो सवाल था मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें। तो इससे पहले भी मैं आपको पहले कंटिन्यू मतलब अपने हिसाब से बताते आ रहा था। उसमें से बहुत क्वेश्चन था जो आपके मॉडल पेपर से मैच कर रहा था, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को शुरू से आखिर देखना। अच्छा, एक बात और है कि आप अगर दूसरे बोर्ड से भी हो ना, किसी और बोर्ड से हो, तो ऐसा मत समझना दोस्त कि ये कोई और बोर्ड का, ये कोई और बोर्ड का। लेसन वही है, इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में फालतू ऐरा गैरा सवाल नहीं आता, इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है। तो आप भी के लिए भी समझ लो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड के भी अगर मॉडल पेपर निकलता है तो आप भी देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन टैली करेगा, ठीक है। तो बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले सवाल है, बोलता है सबसे पहले सवाल था प्रकाश का अपवर्तन, है ना। सवाल ये था प्रकाश का अपवर्तन के नियम को लिखना, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम, तो आप डायरेक्ट नियम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे आप मैं बताता हूँ प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो प्रकाश की दिशा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके 2 नियम, कितने नियम इसके, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। देखिए ये दोनों नियम है, और प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम है, प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम है, ठीक है। आपतित किरण, पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंबवत तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपके सवाल में था कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखने के लिए, सिर्फ सवाल इतना ही था, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखने, मैं बता दिया हूँ। तो आप ना सिर्फ नियम लिखना, अगर बोलता प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो लिखना जो मैं बताया हूँ। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर लंबवत तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि जब एक ही प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या मतलब आई ज्या सैन तथा अपवर्तन कोण की ज्या सैन है, अपवर्तन कोण की ज्या आर सैन का मान क्या होता है, नियतांक, मतलब नियतांक होता है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। यानी कि जब एक ही प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यम की सीमा तल की तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण यानी कि सैन आई बटा सैन आर होता है। ये 2 नियम आप याद कर लीजिए और ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल देखो आगे क्या बोलता है, मैं दिखाता हूँ। सवाल नंबर नहीं लिखा हूँ, लेकिन समझिए सवाल दूसरा था, जल और शीशा का अपवर्तनांक दिया था 4/3 और 2/3। ये जल और शीशा का अपवर्तनांक दिया था। तो बोलता है कि प्रत्येक में प्रकाश का अपवर्तनांक निकालिए, प्रकाश की गति निकालिए, ठीक है। तो प्रकाश की गति निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसको हम यूज करेंगे और आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बना के दिखा ही देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जल का अपवर्तनांक निकालते हैं। पहले जल का दिया हुआ था यहाँ पे और शीशा का दिया हुआ ये, ठीक है। जल और शीशा के यहाँ पे दिया हुआ है अपवर्तनांक। तो हम निकालना क्या, हमको निकालना है प्रकाश का अपवर्तनांक। तो फॉर्मूला होता है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला याद करिएगा। अब देखो आपको तो एक बात पता है जी कि जल का अपवर्तनांक दिया हुआ, कितना दिया हुआ, देखिए 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद किए ना। 3 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 जीरो ना, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। 3 लाख हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल हमको नहीं पता है, ठीक है। हमको ये तो निकालने बोला, प्रकाश की चाल ही निकालने बोला, मतलब हम इसको 1 से मान लिए, क्या मान लेते हैं, 1 से मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना जी, 4x हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 3 तिया 9 के जीरो है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर, किलोमीटर है, ठीक है।
प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को इधर कर लेंगे, 3 4 5 बटे में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। काटा पीटी करो तो 400 काटोगे, 4 से काटोगे 900 को तो 225 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता क्या चले, एक्स बराबर 225 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो बच रहा ना, 1 2 3, यानी कि 2 लाख होता है ना, 2.25 लाख होता है किसकी, जल का, ये प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो एक हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर कैसे निकालते हैं, तथा क्या बोलता है, फिर बोलता है क्या, या अपर शीशा का दिया ना, शीशा, तो हम भी लिखेंगे शीशा का अपवर्तनांक, शीशा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सॉरी, इसका भी वही फॉर्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक है, ये कर लिया। अब तो इजी है ना, अब इसको हम बना लेते हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ शीशा में प्रकाश की चाल दिया 3/2 दिया, 3/2 दिया, देख लीजिए 3/2, तो यहाँ पे लिखते 3/2। और निर्वात में निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको मैं क्या मानता हूँ, इसको कुछ मान लेता हूँ, 1 से n जो मानना मान लो, क्रॉस गुना करो तो 3n हो जाएगा, तो 3 दूना 6 गुना 3 दूना 6, अब 5 जीरो तो 5 जीरो दे दिए, ये 3 से काटेंगे, देखो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 तो कितना गया, इसलिए n बराबर कितना गया 2, अब कितना जीरो, 5 जीरो, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड किस में होता है, शीशा में अपवर्तनांक। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, एक आंसर यहाँ पे, शीशा मतलब शीशा में अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो जल में प्रकाश की चाल, यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे निकला क्या, प्रकाश की चाल, किसके हिसाब से, शीशा में अपवर्तनांक कितना रहेगा तो प्रकाश की चाल कितना निकलेगा, और अगर जल का अपवर्तनांक कितना है तो प्रकाश की चाल निकलेगा। ये दोनों कंडीशन में इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलो अब सवाल पढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आपका दिया था, प्रिज्म से होकर, देखो यहाँ पे प्रिज्म से होकर एक ये बनाना है, अपवर्तनांक का किरण आरेख खींचना है, प्रिज्म से होकर जाने वाला। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको भी। तो एग्जाम में सवाल अगर आ गया तो आपको पता क्या करना है, स्केल ऑफ पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्केल से पहले क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, त्रिभुज बनाता हूँ। यहाँ से मैं इसको देख लीजिए, यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं पहले, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप एग्जाम जाएंगे देने के लिए तो थोड़ा सा स्केल वगैरह रहेगा तो लेके जाइएगा, ताकि हो सकता है ज़रूरत इसकी पड़ जाए, सवाल अगर आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा। ये बनाए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, आपको नंबर मार्किंग अच्छा मिलेगा। यहाँ पे ए करते हैं, यहाँ पे बी करते हैं, यहाँ पे सी करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद पता क्या करेंगे, देखिए इसका जो बनाने का तरीका है पहले मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। पहले तो आपको कैसे करना है ये देख लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक, यहाँ पे एक लाइनिंग जाएगा, एक किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से किरण जाएगा, किरण जाएगा, और किरण जाने के बाद ये इधर मुड़ेगा, इधर। ठीक है, सीधा ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, कहाँ मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ने के बाद फिर इधर लौट जाएगा, इधर नीचे देखिए, इधर लौट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है जी, और यहाँ से लेकर के ना, ये जो पॉइंट था ना, एक मिनट, ये जो पॉइंट था आपका, ये जो था जहाँ से लंबवत पॉइंट था, यहाँ से डॉटेड लाइन देना है, यहाँ हो गया, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन यहाँ देना आपको। ठीक है, एक डॉटेड लाइन आपको यहाँ दे देना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हो गया, इसको मैंने ओ कर दिया, यहाँ पे ई कर दिया नाम, यहाँ पे एफ कर दिया, और उसके बाद देखो ये पॉइंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये डी पॉइंट। ये जो पॉइंट, अच्छा यहाँ नहीं बनेगा, ये जहाँ पे जाएगा वहीं पे बनेगा। ये कहाँ पे जाना, ये जाना चाहिए, देखो इस लाइन को जाना चाहिए था इधर, इस लाइन को इधर जाना चाहिए था, तो इधर घूम गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, तो जाना चाहिए था इधर, तो हम इसको क्रॉस ऐसे डॉट डॉट में दिखाते हैं, और इस लाइन को जो है जब इधर जाता, उधर जाने के बाद इधर घूमना चाहिए था, तो ये इधर घूम गया। ठीक है, तो इसको हम जो है इधर पे दिखा देंगे, इधर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे इस तरह से आप क्रॉस ऐसे कर लेना।
हो गया। देखो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये लाइन इधर अगर जाता तो कैसे जाता, इधर जाता तो पूरा ऐसे चल जाता, ऐसे जाता। एग्जाम में आप पेंसिल से बनाना बच्चा, ठीक है। और वैल्यू जो दिया हुआ है एन, नाम सबको देते हैं एन, कुछ भी नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं, MNT, ठीक, डबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पॉइंट का R, ये जो पॉइंट जा रहा है वहाँ पे PQ, इस तरह नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका D नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम। तो यही आपको लेकिन बनाना है, जितना बना लीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। तो देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन लिख दीजिएगा, उदाहरण लिखिएगा ऐसे ईंधन, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब तथा ताप के कारण पृथ्वी के अंदर दब जाने से हुई है, ठीक है, दब जाने से हुई है ना। मतलब ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के उच्च दाब तथा ताप के कारण, मतलब ज़्यादा दबाव और ताप के अधिक होने के कारण जो पृथ्वी के अंदर दब गया था बहुत करोड़ों वर्ष पहले, तो उसी के दबने से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। जैसे कोयला यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम यूज करते हैं, सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल है विद्युत विभव क्या है। तो मैं दिखाता हूँ विद्युत विभव, मैं आपको बताया था उसको मैं दिखाता हूँ। तो ये सवाल है, ये सवाल मैं पहले ही बता चुका था कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं या विद्युत विभव क्या है, सवाल था ना, सवाल आया हुआ है आपका मॉडल पेपर में कि विद्युत विभव क्या है। तो क्या लिखेंगे, मानक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ रहा, मतलब मानक कुछ है धन आवेश, कुछ धन आवेश है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। आप इतना लिखेंगे 2 नंबर आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलो अगला सवाल बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है। ये देखो है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पर। आपकी राइटिंग माशाल्लाह मेरे से बहुत अच्छी होगी, तो मैं तो लिख दिया वहीं, है ना। यदि हम अपने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे, अपने तर्जनी, अंगूठा और माध्यमा परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, अपने बाएं हाथ होगा, सॉरी वाम हाथ से बोलो ना, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैला, यानी कि देख रहे ये हाथ देख रहे आप, इस तीनों हाथ को ऐसे फैलाना है, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यम। तो अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस तरफ फैलाएंगे। तो फैलाने पे क्या होता है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और मध्यमा धारा की दिशा तथा अंगूठे जो होता है धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को दर्शाता है। इसी नियम को फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं। समझ में आई बात, यानी कि आप अपने बाएं हाथ की उंगली को इस तरह से फैलाएंगे, तो फैलाने पे ये अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है। तो ये जो तर्जनी है ये क्या करता है, बोलता है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, और ये जो अंगूठा, ये जो मध्यमा फिंगर है, मध्यमा उंगली है, ये धारा की दिशा दर्शाती है, और ये जो अंगूठा है धारावाही चालक में प्रवाहित लगे, धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को दर्शाता है। तो ये तीनों नियम, इसी नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। याद है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे सवाल बोलता है कि इस सवाल अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो यही सवाल था आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि ये सवाल मैं पहले ही बताया था, लेकिन इस बार फिर मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो आप ना यहाँ पे लंबा सा लिख भी सकते हैं, छोटा सा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले लिखेंगे चालक की तार की लंबाई पे, जानते हैं चालक की तार की लंबाई पे, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घट जाएगा। चालक तार की मोटाई पे डिपेंड करता है, चालक तार की मोटाई बढ़ने पर ताप का प्रतिरोध क्या होता है,
प्रतिरोध घटता है। जितना मोटा तार यूज करेंगे आपके पास मतलब वोल्टेज जो है ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए बड़ा बड़ा जो मशीन होता है उसके लिए तार भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा होता है, देखते हैं ना। अब हमको छोटा सा बल्ब जलाना है तो उसके लिए मोटा तार की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए जितना चाहिए वोल्टेज उतना मिल जाएगा उससे। लेकिन अगर आपको AC चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो उसके लिए मोटा मोटा वायर होता है। तो अगर उसके लिए आप पतला वायर यूज करेंगे तो पतला वायर से तो जाएगा ही नहीं, उसके पास वो जितना चाहिए वो तो मिल ही नहीं पाएगा, तो फिर उड़ जाएगा, जल जाएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए उसके हिसाब से मोटा तार चाहिए। तो पता क्या चलता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो ज़्यादा वोल्टेज के लिए हमको प्रतिरोध की मतलब प्रतिरोध कम रहेगा तब ना, तो प्रतिरोध कम रहेगा मतलब हमको मोटा तार की आवश्यकता होगी। चालक तार के ताप पर भी डिपेंड करे, चालक के ताप पर, हीट कितना हीट होता है। जब ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगर हीट होगा ना तब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, रुकावट ज़्यादा डालेगा। चौथा है चालक पदार्थ पर डिपेंड करता है, चालक पदार्थ पर, यानी कि चालक का पदार्थ जैसा होगा, सोना है कि चांदी है कि तांबा है। अगर चांदी है तो और अच्छा रहेगा, तांबा है तो थोड़ा डाउन रहेगा, एल्यूमिनियम है तो उससे भी डाउन रहेगा। मतलब चालक पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। अगला सवाल आपका है नाभिकीय विखंडन क्या है जी। नाभिकीय विखंडन, देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, मतलब नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आप पढ़े होंगे। नाभिकीय संलयन के मतलब होता है मिल जाना और विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। तो बोलता है जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है, एक बड़ा नाभिक होता है और वो बड़ा नाभिक अगर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और इसी के उल्टा होता है नाभिकीय संलयन, एक बड़ा नाभिक जो है दो या दो से अधिक छोटे छोटे हल्के हल्के नाभिक जो है मिलकर जो है संलयन हो जाता है और एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और यहाँ पे नाभिकीय विखंडन मतलब टूटना। विखंडन मतलब समझिए, शब्द जो लिखा उसको मतलब समझिए। विखंडन मतलब क्या होता है, विखंडन का मतलब टूटना। तो विखंडन मतलब विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब टूटेगा कौन, जब बड़ा रहेगा तभी ना टूटेगा, छोटका थोड़ी ना टूटेगा। तो बड़ा वाला रहेगा तब टूटेगा, दो या दो से अधिक तो टूटेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, विखंडन बोलेंगे। और संलयन अगर दे देगा नाभिकीय संलयन तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिएगा कि दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अब बारी है लॉन्ग सवाल का, ठीक है। लॉन्ग सवाल में एक सवाल आपका है कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये भी सवाल बताया हुआ है इसलिए हम लिखे नहीं, बस आपको हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे, क्वेश्चन से मतलब हम आपको दिखा रहे क्वेश्चन। ये सवाल है लॉन्ग सवाल, 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। देख कितना हल्का सवाल आया हुआ। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसका निवारण कैसे किया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और शायद आपको याद भी होगा, ठीक है, शायद आपको याद भी होगा। चलिए तो अच्छा, इसका सवाल बोल रहा ना सचित्र वर्णन करना है, मतलब चित्र बना करके वर्णन करना है। तो फिलहाल मैं चित्र नहीं बनाया हूँ, आप अपने से चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब इसको सवाल बोल रहा है सचित्र वर्णन करना, सचित्र चित्र बना करके वर्णन करना है। तो पहले जानते दृष्टि दोष होता क्या है। स्पष्ट स्वस्थ आंख कम से कम 25 सेंटीमीटर या अधिक से अधिक अनंत तक स्थित वस्तु को देख सकती है, लेकिन किसी कारण जब यह दोनों दूरियों में से किसी एक को नहीं देख पाती है या कठिनाई होती है तो इसे बोलते दृष्टि दोष। समझ में आ रहा, मतलब एक स्पष्ट स्वस्थ जो आंख होती है कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकती है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक अगर छूट गया, यानी कि न्यूनतम 25 से कम नहीं देख पा रहा या अधिकतम से अधिक नहीं देख पा रहा, तो कुछ ना कुछ उसके आंख में फॉल्ट है, उसको बोलेंगे दृष्टि दोष माना जाता है। और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो लिखते हैं इस प्रकार के दृष्टि दोष में मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते। निकट दृष्टि में क्या होता है, इस प्रकार की दृष्टि दोष में क्या होता है, इस प्रकार की दृष्टि दोष में मनुष्य नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है किंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। अब इसी में आप लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, इसका निवारण हम लास्ट में दे देंगे, ठीक है। निवारण करना ना, ये बोलेंगे इसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक कैसे किया जाता है। तो समझ में आ गया दृष्टि दोष। निकट मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, है ना। मायो मतलब मायोपिया। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। और दूर दृष्टि दोष हो गया इसका उल्टा, किस प्रकार के दृष्टि दोष में मनुष्य दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है किंतु लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो आप समझ तो रहे, लेकिन एक बात समझ करके लिखना
बहुत बड़ी बात है। यानी कि इस प्रकार के दृष्टि दोष में मनुष्य दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, किंतु लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष देखते हैं। इस दृष्टि में ना तो नजदीक की दिखती है, ना ही दूर की दिखती है। मतलब जरा दृष्टि दोष में नजदीक और दूर दोनों का प्रॉब्लम होता है। अब इसका निवारण देखते हैं, इसका निवारण कैसे कहता है। देखिए, निवारण करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, इसका निवारण हो गया कि निकट दृष्टि दोष जिसके आंख में हो जाएगा, मतलब नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, तो उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर है। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। और जरा दृष्टि दोष मतलब द्विफोकल या बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे जरा दृष्टि दोष में। ठीक है ना, समझ में आया। ये बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक सवाल और है, धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, इसको दिखाने के लिए ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। ये आपके पास क्वेश्चन भी होगा शायद, मेरे ख्याल से, है ना। तो मेरे पास ना इसका मैं तो लिखा हुआ तो नहीं है जी, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, किताब में बना हुआ है ना, मैं आपको वही दिखा के बताऊँ। फिलहाल मैं लिख नहीं पाया हूँ, काफ़ी वक्त हो गया था इसलिए लिख नहीं पाया हूँ। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। आप ना क्या करो, एक मिनट, इसको देखो, ध्यान से देखो, समझा देता हूँ आपको मैं। ये देखो क्या बोलते, ये सवाल ये है धारावाही वाला। ठीक है, क्या बोलता है, इसके प्रदर्शन हेतु ऑस्टेट का प्रयोग इस प्रकार है। तांबा के एक पहले विद्युत रोधी तार को इस प्रकार रखा जाता है कि ए बी, यहाँ पे देखो लिखा गया है, पूरा चित्र बनाया गया यहाँ पे। ठीक है, ए बी खंड उत्तर दक्षिण दिशा में रहे, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ए बी खंड कहाँ गया, देखो ए बी खंड उत्तर दक्षिण में है। ठीक है, तार के सिरों से एक बैटरी को जोड़ देंगे। मतलब कुछ देखो, ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको बहुत बोझिल लग रहा है ना। आप इसको तो एक दो बार पढ़ो ना, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको लगा सर कैसे लिखेंगे, एकदम हार्ड है। अरे कुछ नहीं हार्ड है, देखो क्या बोलता है, आपको जानते हैं यहाँ पे तार के सिरों से एक बैटरी से जोड़ेंगे, तो बैटरी जोड़ेंगे, तार को करंट फ्लो करने के लिए बैटरी लगाएंगे ना। एक स्विच और एक रियोस्टैट यानी कि धारा नियंत्रक, धारा कंट्रोल करने के लिए श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तार ए बी के नीचे एक कील, देखो तार ए बी के नीचे क्या होता है, एक कीलकित चुंबकीय सुई रख देंगे। ये देखिए चुंबकीय सुई रखेंगे। ठीक है, जब स्विच खोला जाता है, खुला रहता है, मतलब समझे, स्विच खुला रहता है मतलब क्या समझे, स्विच को खुला मतलब क्या समझे। देखो ये क्या है, स्विच ओपन है, स्विच ऑन है। ये ऐसा मत घर में बोलते हैं स्विच ऑन कर दो लाइट, मतलब पंखा चालू कर दो। यहाँ पे देखो स्विच खुला हुआ है, स्विच बंद नहीं, बंद होगा तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। स्विच खुला हुआ है, जब स्विच खुला रहता है तो तार में धारा प्रवाहित नहीं होती। सिंपल बात है, जब स्विच खुला रहता है तो तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण की दिशा में पृथ्वी चुंबकीय कारण स्थित बनी रहती है। मतलब क्या समझ में आ रहा है, देखो कितना हल्का यार। मेरे पास टाइम नहीं मिला इसको लिखने के लिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो और अच्छे से तरीके से बताता। यानी कि एक इस तरह से बना लिया जाता है, और एक बैटरी को जोड़ दिया यहाँ पे ना, ये देखो रियोस्टेट जोड़ दिया, मतलब कंट्रोल करने के लिए। और ये क्या है, चुंबकीय सुई है, ये स्विच है, स्विच को ओपन है ये, और स्विच ओपन है तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इसमें जो ये है ना, ये चुंबकीय सुई है, ये उत्तर दक्षिण की ओर रहेगा। आपको पता है चुंबक कैसे होता है, उत्तर दक्षिण की ओर स्थित होता है। अब क्या किया इसको, अब क्या किया, तो बोला बने रहते, अर्थात सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। किंतु जब स्विच को बंद करते हैं, जब स्विच को बंद कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो धारा प्रवाहित होने लगेगा। जब स्विच को बंद कर दिया तो धारा प्रवाहित की जाती है, तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है। जैसा कि चित्र में देखिए विक्षेपित होकर क्या हो गया, ये था इधर, ये था उत्तर की ओर, देखो इधर हो गया। ये देखो इधर था तो इधर हो गया, है ना, एस इधर हो गया, एन इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। तो जब चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई का विक्षेपित दिखता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब इससे क्या पता चल रहा, इससे ये पता चल रहा कि विद्युत धारा जो है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब इसमें कुछ हार्ड लगा आपको, बस शुरू में थोड़ा सा है कि तांबा के एक तार लेंगे, पहले विद्युत रोधी तार को एक इस प्रकार रखा जाता है कि ए बी खंड जो है ऊपर, देखिए ये तार है, ये क्या है, तांबा का तार है, ऐसे देखिए यहाँ पे फिगर, ये क्या है, ऊपर नीचे है। अब इसमें जो क्या किया, उत्तर दक्षिण यहाँ पे रख दिया, और चित्र में जैसे दिखा गया, और तार को बैटरी से जोड़ दिया, और यहाँ पे एक रियोस्टेट जोड़ दिया, जो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं धारा को नियंत्रक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और इसमें जो है एक चुंबकीय सुई लगा दिया जाता है, जो कि जब, और इसमें जो स्विच का होता है, स्विच जो है खुला हुआ है, जब स्विच खुला हो तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की ओर रहेगा स्थित। लेकिन जैसे ही स्विच को बंद करेंगे यहाँ पे,
तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा और ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होकर क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो पता क्या चल रहा है, विक्षेपित होने का मतलब पता ये चल रहा है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस तरह बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इससे स्पष्ट होता है कि गतिमान आवेश न केवल विद्युत क्षेत्र बल्कि एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सुई विक्षेपित होती है। बस इतना लिखना है। तो आप ना इसको लिखो अपने कॉपी में, और आप लिखें कि नहीं लिखे इसको मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसको लिख लिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं लगा, आप 2 बार 3 बार पढ़ो, एकदम इजी समझ में आएगा। चलो फिलहाल वीडियो को यहाँ लास्ट करते हैं। आप सभी सवाल को लिख लेना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, मज़ा आया लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।